Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear viewers. I have again in front of you with a new lecture number 27 and with the new information about the infinitive. Now come to the point. I hope कि आप सब वेट करते होंगे, इंतज़ार करते होंगे और चीज़ को समझने की कोशिश भी करते होंगे, क्योंकि परसिवरेंस कमांड सक्सेस, क्योंकि सख्त मेहनत ही कामयाबी आपके कदमों में ला डालेगी और आपके कदम चूमे। Bismillahirrahmanirrahim. Today is the 27th lecture and our topic is infinitive. Infinitive जो है उसको आप समझ लीजिए कि नॉट लिमिटेड बाय एनी सब्जेक्ट, कि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं लगता। और ये जो इन्फिनेटिव है ये ऐसा समझें कि अगर मैं ये कहूँ इफ़ आई से कि जो फॉर्म्स हैं वर्ब फॉर्म्स वो 4 होती हैं। सबसे पहले प्रेजेंट आता है, उसके बाद पास्ट, फिर पास्ट पार्टिसिपल, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जो फर्स्ट जो होता है फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसमें अगर टू हम पहले लगा दें तो किसी वर्ब से पहले, किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जब आप टू लगाते हैं तो वो जो टू प्लस वर्ब बनता है तो वो उर्दू में अगर होगा तो मस्दर कहलाएगा, अरबिक से निकला है, और इंग्लिश में इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। अब इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि आप किसी भी वर्ब को अगर उर्दू में कहें खाना, पीना, सोना, घूमना, फिरना, सोचना, समझना, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं जिसमें ना लगता है, उस ना को अगर मैं कहूँ कि अंग्रेज़ी में टू लगाने से वो हो जाता है। जैसे टू गो जाना, टू कम आना, टू फील महसूस करना, टू इमेजिन, टू इमेजिन माने ख्याल करना किसी को, टू फ्लाई उड़ना, ये सारी चीज़ें या जितने भी वर्ड्स हैं अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन अगर इसको हम जुमले में यूज़ करेंगे एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, फिर अगर किसी सेंटेंस का किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट करना है या किसी प्रेपोजिशन को कंप्लीट करने के लिए इसको आगे लाना है, और किसी भी इस तरह के ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को 5 तरीक़ों से यूज़ होता है। प्लीज़ अब आप ब्लैक बोर्ड की वाइट बोर्ड की तरफ देखिए। सबसे पहले इस टू प्लस वर्ब जो है ये क्योंकि ये वर्ब प्लस नाउन बन जाता है, इसलिए कि हम इसे एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट करते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, तो इसको हम यानी ऐसा नाउन कहेंगे जो वर्ब से बना है, तो ये वर्बल नाउन कहलाएगा, यानी ऐसा नाउन जो वर्ब से बना है। इसको फंक्शन भी देखते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं वर्बल नाउन को तो एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास सेंटेंस है टू फाइंड फॉल्ट इज़ ईजी। अब यहाँ पे टू फाइंड फॉल्ट माना किसी के नुक्स निकालना, किसी का ऐब निकालना, या कोई किसी की गलती निकालना, किसी गलती को पकड़ना इज़ ईजी आसान होता है। टू फाइंड फॉल्ट, यहाँ पे इज़ जो है ये वर्ब है, वर्ब से पहले ये पूरा जुमला जो फाइंड फॉल्ट था, किसी का ऐब निकालना, नुक्स निकालना, कोई गलती निकालना, इज़ ईजी, ये आसान है, तो यहाँ पे इससे पहले सब्जेक्ट के तौर पे आया, तो ये वर्बल नाउन एज अ सब्जेक्ट हमने यूज़ किया इन्फिनेटिव। सेकेंड में एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपको पता है कि वर्ब के बाद आता है, तो सेंटेंस हमारा है कि ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, या अगर आप लाइक्स के बाद टू प्ले कर दें तब भी सही है, टू प्ले क्रिकेट, क्योंकि लाइक वर्ब है, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, तो उसे पसंद है टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलना। यहाँ पर इससे पहले सब्जेक्ट आ रहा था, एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ, लेकिन यहाँ पर लाइक्स मेन वर्ब है, उसके बाद टू प्ले आ रहा है, तो ये लाइक्स टू प्ले ये ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, तो ये एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ। नंबर 3 जो है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। देखिए इंग्लिश में ना देयर आर 2 कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं बेटा। एक तो कॉम्प्लीमेंट आई से आता है, जिसका मतलब ये है कि पे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स टू योर फादर, कि मेरे यानी कि नेक ख्वाहिशात अपने वालिद तक पहुँचाए। दूसरा अगर ई से आता है तो किसी चीज़ को मुकम्मल करने की मीनिंग में आता है, तो ये किसी वर्ब को मुकम्मल करने के लिए। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल अगर जुमला है हिज कस्टम इज़, यहाँ पे कस्टम का मतलब हैबिट है, उसकी आदत है कि इज़ तक आ गया, उसके बाद आप इस वर्ब इज़ को कंप्लीट करने के लिए टू राइड डेली, यानी ये उसकी आदत है कि वो रोज़ाना राइडिंग करता है। यहाँ पे टू राइड माने सवारी करना, सवारी करता है डेली। यहाँ पे इसके बाद अगर हम यहाँ हिज कस्टम इज़ लिखते
तो जुमला सेंटेंस मुकम्मल नहीं होता। इसलिए इस इज़ को कंप्लीट करने के लिए हमें ये इन्फिनेटिव यूज़ करना पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ, एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज़ हुआ, और किसी वर्ब को कंप्लीट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब के तौर पे। नंबर 4 पे ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशन। आपको पता है कि प्रेपोजिशन तक जुमला मुकम्मल नहीं होता, उसके बाद जब तक ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो मुकम्मल नहीं होता। यहाँ देखिए, ही हैड नो चॉइस, अभी उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। बट यहाँ पे एक्सेप्ट की मीनिंग में है और ये प्रेपोजिशन है, सिवाय इसके टू ओबे। यहाँ पे टू ओबे हमने बट के बाद लगाया, यानी प्रेपोजिशन अगर बट तक होता, अगर ये टू ओबे उसको कंप्लीट नहीं करता या बट के ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता तो ये सेंटेंस मुकम्मल नहीं था। ही हैड नो चॉइस, उसके पास कोई इंतखाब नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, बट सिवाय इसके टू ओबे के बात मान जाए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आता है। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में एक चीज़ जो है चारों से थोड़ा सा डिफरेंट है, वो ये है कि आई सा हिम गो, अगर ये सेंटेंस है, अगर हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीट ऑब्जेक्ट यानी कि आई सा हिम होता तो फिर गो जो है वो यूजलेस हो जाता, लेकिन इस हिम को कंप्लीट करने के लिए गो आना पड़ेगा। इसलिए कि आई सा हिम गो, मैंने उसे जाते हुए देखा। आई सा हिम मैंने देखा तो जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो जब तक गो नहीं आएगा तब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, तो ये ऑब्जेक्टिव हिम को कंप्लीट करने के लिए गो लगाना पड़ा। लेकिन सवाल ये है, द क्वेश्चन अराइजेज इन माइंड, कि इन सब में तो टू आ रहा है, इसमें क्यों आया? तो बेटा इन्फिनेटिव कुछ ऐसे होते हैं जिसमें टू नहीं लगता। उसमें सम एग्जांपल्स हैं कि मिसाल बिड जो है वर्ब है बिड, जहाँ इस्तेमाल होगा वहाँ पे टू नहीं लगेगा। लेट एलिटी, जैसे लेटस कम या लेट कम टू अस, इस तरह से। तो अगर मेक है, नीड है, डेयर है, हियर है, सी है, यहाँ पे क्योंकि सा था, सी का सेकंड फॉर्म, तो आई सा हिम गो, मैंने उसे जाते देखा। अब ये जो यूज़ है, ये जो यूजेज हमने 5 पढ़े थे कि आप इन्फिनेटिव को एज एन सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, एज अ वर्ब कॉम्प्लीमेंट, एज अ प्रेपोजिशन को कंप्लीट करने के लिए, उसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, या किसी कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को मुकम्मल करने के लिए, ऑब्जेक्ट को मुकम्मल करने के लिए, तो ये सारे जो है इन्फिनेटिव जब हमने ऐसे यूज़ किए तो इसको हम सिंपल इन्फिनेटिव कहलाएंगे। अच्छा, अब जो इन्फिनेटिव में टू नहीं लग रहा था, उसका एक मिसाल बिड के साथ, आई बेड हिम गो, टू गो नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है कि इसका ये था सिंपल, जिसमें हमने 5 यूजेजेस लिखे। अब आते हैं कि ये नंबर 2 पे, यानी सेकंड जो इसका यूजेज है वो ये है टू क्वालिफाई वर्ब। जब हम किसी वर्ब के साथ, यानी किसी वर्ब के साथ इसको मिलाते हैं तो उसको मीनिंग को वाज़े करने के लिए, पर्पस को यूज़ करने के लिए, या किसी का मकसद, मिसाल के तौर पे वी ईट, हम खाते हैं, ये वर्ब हो गया। लेकिन टू लिव यहाँ पे ये लगाना पड़ा, क्योंकि वी ईट टू लिव, हम जिंदा रहने के लिए खाते हैं, तो हमारा पर्पस था जिंदा रहना। ही कॉल्ड टू सी माई ब्रदर, अब यहाँ पे भी पर्पस था कि वो आया टू सी, मिलने, माय ब्रदर, मेरे भाई के साथ। तो कॉल्ड वर्ब है, इसकी मीनिंग को वाज़े करने के लिए टू सी हमें ये इन्फिनेटिव लगाना पड़ा। फिर किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए भी लगता है, क्योंकि अगर एडजेक्टिव तो छोड़ देंगे तो आगे समझ में नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे फिक्स आर गुड कहते हैं, तो भाई फिक्स कहते हैं इंजीर को, इंजीर जो अच्छे होते हैं, लेकिन किसे अच्छे होते हैं? टू ईट। अब यहाँ पे गुड जो था, ये एडजेक्टिव के लिए हमने क्वालिफाई मीनिंग इसमें हमने रखा इन्फिनेटिव, तब इसकी मीनिंग को क्वालिफाई किया इसने एडजेक्टिव को। फिक्स आर गुड टू ईट के जो इंजीर होते हैं खाने में बहुत मज़ेदार होते हैं या अच्छे होते हैं। दिस मेडिसिन इज़ प्लेजेंट, ये दवाई या जो भी खाते हैं, मिसाल गोलियां वगैरह, ये जो दवाई इज़ प्लेजेंट, ये खुशगवार है, अच्छी है। लेकिन प्लेजेंट को क्वालिफाई करने के लिए टू टेक लगाना पड़ेगा। टू टेक माने लेना। दिस मेडिसिन इज़ प्लेजेंट टू टेक, यानी ये दवाई खाने के लिए या लेने के लिए बहुत अच्छी है, प्लेजेंट है, खुशगवार है। अगर प्लेजेंट या गुड के बाद ये इन्फिनेटिव नहीं लगाते तो ये इसकी मीनिंग वाज़े नहीं हो सकती थी। नंबर 3 में टू क्वालिफाई नाउन, किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए कि भी हमें इन्फिनेटिव लगाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे हेयर इज़ अ हाउस, ये हाउस जो है नाउन है। टू लेट, यहाँ पर ये रहा घर, हेयर इज़ हाउस, ये रहा घर। टू लेट किराए के लिए, तो यहाँ पे टू लेट जो है इन्फिनेटिव किराए के लिए।
तो हाउस नाउन को अगर हम हेयर इज़ अ हाउस लिखते हैं तो इसमें इन्फिनेटिव नहीं आता, तो मीनिंग वाज़ेह नहीं थी। तो दिस इज़ नॉट द टाइम, यहाँ पे टाइम नाउन है, दिस इज़ नॉट द टाइम, ये वक्त नहीं है टू प्ले खेलने का। तो यहाँ पर हमने टू प्ले इन्फिनेटिव टाइम नाउन के बाद लगाया, यहाँ पे हाउस के बाद टू लेट लगाया। अब आते हैं कि किसी सेंटेंस जो को उसको क्वालिफाई करने के लिए क्या करें। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा है टू टेल द ट्रूथ, तो मुझे एक शेर याद आता है कि सच कह दूँ ए ब्राह्मण गर तू बुरा न माने, तेरे सनम कदा के बुत हो गए पुराने, इकबाल का शेर था। लेकिन यहाँ पर ये जो शुरू में टू टेल द ट्रूथ है, इस सेंटेंस, अब अगला सेंटेंस इसकी मीनिंग को क्वालिफाई करेगा कि सच तो ये है, आई क्वाइट फॉरगॉट माई प्रॉमिस, कि मैं बिल्कुल ही भूल गया था अपना वादा। तो बेटा ये जो बाद वाला सेंटेंस कामा के बाद है वो इस सेंटेंस टू टेल द ट्रूथ, यानी कि मैं सच कह दूँ, सच कहोगे, अगला आगे कुछ कहोगे तो पता चलेगा ना। तो इस सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए हमें ये जुमला लिखना पड़ा। तो इस तरह के यूजेजेस इसमें हम किसी वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, किसी एडजेक्टिव को, किसी वर्ब को, किसी सेंटेंस को। तो उसको जब हम कहते हैं तो उसे हम जेरेंडियल और क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव कहते हैं, क्योंकि ये क्वालिफाई करना, वर्ब को क्वालिफाई करना, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना, किसी सेंटेंस को क्वालिफाई करना, किसी नाउन को, तो ये क्वालिफाइंग एडजेक्टिव या जेरेंडियल कहलाते हैं। अब सवाल ये है कि अगर इसमें से एक्टिव आ जाएं तो पैसिव में कैसे चेंज होंगे। तो दो प्रेजेंट में वर्ब है टू लव, तो आप ये करेंगे कि अगर प्रेजेंट है टू लव तो पैसिव बन जाएगा टू बी लव्ड। अगर परफेक्ट है टू हैव लव्ड तो वहाँ हो जाएगा बीन का इजाफा, टू हैव बीन लव्ड हो जाएगा। और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में टू बी लविंग है तो उसका नहीं बनेगा, और परफेक्ट कंटिन्यूस का टू हैव बीन लविंग भी नहीं बनेगा। इस तरह से आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक बेटा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।